90.4 FM रेडियो NGF दिल से दिल तक पर बहुत बहुत वेलकम है आपका। और आज के जो स्पेशल हमारे इंटरव्यू सीरीज है, खास मेहमान के साथ खास मुलाकात सीरीज में आपका बहुत बहुत वेलकम। और हमारे स्टूडियो में बहुत ही स्पेशल मेहमान आज हमारे बीच में मौजूद हैं। मेरा नाम है भूमिका और स्वागत करती हूँ आपका आज के हमारे शो में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 11 मई का जो दिन है वो डेडिकेटेड है नेशनल टेक्नोलॉजी डे को, और इस दिन पर हमारे बीच में हमारे स्पेशल गेस्ट आज मौजूद हैं। तो सर, शुरुआत करते हैं आज के इस दिन की, मतलब आज के इस सेशन की आपसे। तो आपका मतलब ग्रीटिंग्स हमारे व्यूअर्स लिसनर्स के लिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग भूमिका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने NGF में मेरे को यहाँ इनवाइट किया। आप सभी का इंडियन टेक्नोलॉजिकल डे पे, इंडियन टेक्नोलॉजी डे है, इस पर आज आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, सभी पलवल वासियों को। आज का दिन हमारे उन सभी महान वैज्ञानिकों के लिए याद करने का, उनको श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने हमारे कार्य क्षेत्र में, जीवन शैली में हमारे अमूलचूल परिवर्तन लेके आए। हमारे जीवन को उन्होंने सुखदायी बनाया और हर क्षण आज हम कहीं ना कहीं विज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। तो आज उनको श्रद्धांजलि देने का दिन है, उनको याद करने का दिन है। तो सर, क्या मेन रीजन क्या है मतलब इस दिन को सेलिब्रेट करने का? जी भूमिका, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि सन 1998 में आज ही के दिन यानी कि 11 मई को पोखरण में द्वितीय परमाणु टेस्ट जो परीक्षण था वो किया गया। और ये एक सफलतापूर्वक परीक्षण था जिसकी धमक कहेंगे या जिसकी हम कहेंगे जिसकी वजह से दुनिया में भारत की एक नई अलग पहचान बनी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज ही के दिन एयरक्राफ्ट हमारा क्रूज 3 मिसाइल था ये, और त्रिशूल मिसाइल, ये भी आज ही के दिन हमारी लॉन्च हुई थी। और इनका सफल परीक्षण हमारे माननीय राष्ट्रपति श्री डॉक्टर अब्दुल कलाम जो थे, उनके ऑब्जर्वेशन में, उनके अंडर ये इन चीजों का सफल परीक्षण हुआ था। जी। तो सर, इस दिन का महत्व बेसिकली देखें तो मतलब मेन तो वही है कि हमारा पोखरण परीक्षण हुआ था जी। और फिर इस दिन को मतलब सेलिब्रेट कैसे करना चाहिए? आज के दिन को सेलिब्रेट करने का, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे जो महान वैज्ञानिक हुए हैं, अगर मैं पुराने जमाने की बात करूं, प्राचीन, क्योंकि भारतीय सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता है, और मैं जैसे ऋषि कनद हैं हमारे, और नागार्जुन ऋषि हैं, ऋषि चरक है, चरक संहिता आपने सुना होगा नाम, और ऋषि सुश्रुता हैं जो कि फादर ऑफ सर्जरी थे बेसिकली, जिन्होंने मेडिकल साइंस में बहुत सारा योगदान जिनका है। इन सब के याद करते हुए, और जो आज के रिसेंट जो हम लोग जिसको यूज कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी को, जिसमें अगर मैं बात करूं तो माननीय, जो मैंने पहले नाम बताया कि माननीय हमारे सभी के प्यारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, इनका जो कि इसरो में भी सदस्य रहे और DRDO में भी एक एक्टिव मेंबर रहे, और उनके योगदान को हम लोग नहीं भुला सकते। उनको हम लोग मिसाइल मैन कहते थे बेसिकली। उसके बाद सर विक्रम साराभाई जी हैं, जिनको बेसिकली अगर मैं कहूँ तो फादर ऑफ स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने इसरो की स्थापना की थी बेसिकली। विक्रम साराभाई जी हैं। श्री जगदीश चंद्र बोस जी हैं, जिन्होंने बेसिकली हमें बताया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। ये एक खास बात श्री जगदीश चंद्र बोस जी ने जो हमारे सामने, और उनकी वेवलेंथ और रेडियो रडार टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू हम आज बात भी कर रहे हैं, ये सब आविष्कार श्री जगदीश चंद्र बोस के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर हम बात करें गणित में, तो आर्यभट्ट के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता, जिन्होंने कि दुनिया को शून्य का आज जो उन्होंने आविष्कार किया था, शून्य की जो उत्पत्ति हुई थी वो आर्यभट्ट जी के द्वारा हुई थी। श्रीनिवास रामानुजन है, जिनके ऊपर पिक्चर भी बनी हुई है कई, और जिन्होंने 13 साल की उम्र में ट्रिगोनोमेट्री पर ही मास्टरी की हुई थी। इसके साथ साथ श्री होमी जहांगीर भाभा जी हैं, जो कि भाभा अनुसंधान हमारा एटॉमिकल जो अनुसंधान केंद्र है और टाटा रिसर्च मेमोरियल सेंटर है, ये डॉक्टर जहांगीर भाभा जी के द्वारा ये स्थापित है। इसके साथ साथ मैं आज नाम लेना चाहूँगा हमारे माननीय श्री CV रमन जी का, और जिन्होंने कि फिजिक्स में एक क्रांतिकारी अपना योगदान दिया है। 1930 में उन्हें फर्स्ट इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, और रमन इफेक्ट भी उन्हीं के नाम पर ही जाना जाता है। हाँ, वाला जो नेशनल साइंस डे हम जो मनाते हैं। जी, नेशनल साइंस डे। और जो फर्स्ट जो पुरस्कार मिला था नोबेल पुरस्कार इंडियन साइंटिस्ट को, वो श्री CV रमन थे, जिनको 1930 में यह पुरस्कार मिला था। जी। तो फिर आपको क्या लगता है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के जो अवसर है
इस पर हमें किस तरह से मतलब तकनीकी ज्ञान और विज्ञान को प्रोत्साहित हमें करना चाहिए इन दिस मॉडर्न एरा? अगर मैं बात करूं कि तकनीकी प्रोत्साहन की, तो जो हमारा प्रेजेंट जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं कहना चाहूँगा कि उसमें थोड़ा सा बदलाव की ज़रूरत है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन प्रणाली है वो थ्योरेटिकल ज़्यादा है, प्रैक्टिकल कम है। तो ये एक थोड़ा सा मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। और अगर मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ, तो वो भी आज हमारे पास उस लेवल का नहीं है जो होना चाहिए। ये एक थोड़ा सा है। और सबसे बड़ा प्रोत्साहित करने की बात है कि हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। हमें जो ओल्ड एजम्पशंस हैं हमारे, जो पुरानी सोचें हैं, उनको चेंज करना पड़ेगा और नई सोच पे हमें काम करना पड़ेगा। अपने माइंड को इनोवेटिव वे में लेके जाना पड़ेगा। ये एक बहुत जरूरी है। तो यही मेन बेसिकली जी। तो फिर मतलब फिर इस दिन पर आप जो टेक्निकल विद्यार्थी जो हैं उनके लिए आपका क्या सुझाव है, क्या आप कहना चाहेंगे उनके लिए? मेरा बड़ा सीधा सा है, जैसे मैंने अभी बताया कि एक तो अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। और स्टडी में कहीं ना कहीं हमें डिफरेंट करना पड़ेगा। डिफरेंट इन द सेंस कि जैसे सपोज जो भी अपने टेक्नोलॉजिकल जो बच्चे होते हैं, आप देखना कि उनके सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाके ऑन साइट प्रोजेक्ट भी होते हैं और क्लास में प्रोजेक्ट भी होते हैं। तो वहीं से एक ये शुरुआत हो जाती है कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। आप देखना कि मैक्सिमम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लोग अपने रियल एक्चुअल प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करते। तो क्या करते हैं, अपने फ्रेंड से प्रोजेक्ट लिया, उसको कॉपी कर लिया, उसको सबमिट कर दिया, जो कि एक गलत प्रथा है। और टीचर्स को भी देखना चाहिए कि बच्चे को R&D के साथ नए प्रोजेक्ट में काम करवाए, उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट की साइड लेके जाए, उससे नए काम करवाए, उसको देखे कि वो उसमें एक इस तरह का संचार करे कि वो चीजों को समझे और उसको नेचुरल वे में लेके आगे जाए। तो सर आपके मुताबिक मतलब देखा जाए तो भारतीय जो प्रौद्योगिकी विज्ञान है क्षेत्र है, इसमें कौन कौन से बदलाव हुए हैं और कौन कौन से बदलाव की हमें उम्मीद है कि जो होने चाहिए? अगर मैं बात करूं बदलाव की, तो बहुत ज़्यादा बदलाव हैं। अगर मैं बात करूं तो आप देखें कि एक समय वो था कि जब हम बैलगाड़ी से चलते थे, और आज हम हाइपरलूप ट्रेन की बात कर रहे हैं जिसकी स्पीड 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। वो हाइपरलूप ट्रेन बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है जिसमें जो हमारे सामने देखने को मिलेगी। और इसी तरह से हेल्थ केयर में अगर हम बात करें तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं आज की तारीख में। और आने वाले समय में जैसे कि आप प्रिंटिंग में देखें, प्रिंटिंग में कितना बदलाव है। एक समय ये था कि हम पेन से लिखते थे, कागज से लिखते थे, आज छपाई हो रही है और छपाई के साथ प्रिंटिंग के साथ 3D प्रिंटिंग भी चल रही है, जो कि आपके 3D मॉडल्स को हूबहू आपको प्रिंट करके बना के देते हैं, 3D मॉडल को देते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, पहले हम जैसे कच्चे मकानों में रहते थे, उससे एक बहुत बड़ा बदलाव आया कि आज हम स्मार्ट होम में रह रहे हैं। हमारे जितने भी अप्लायंसेज हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या IoT टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, और हम मोबाइल पर ही उनको कहीं ना कहीं संचालित कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो बदलाव हैं, बदलाव आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा बदलाव है। एक पीढ़ी में जो बदलाव इस पीढ़ी में आया है टेक्नोलॉजी में, वो हमें दिखाई दे रहा है। जी। तो सर जैसे कि अभी आपने AI की बात करी, तो उस पर जानना चाहूंगी कि मतलब इस पर आपका क्या कहना है कि क्या ये सही है इसका आना, और जो जिस तरह से पैर पसार रहा है अपने नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सही है। मैं गलत नहीं कहूँगा। दो तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अगर मैं बात करता हूँ कि मैं आप क्या सोच रहे हैं मैं उसके बारे में बताऊं, वो गलत है। किसी की प्राइवेसी को हम ब्रीच नहीं कर सकते, लेकिन कोई गलत नियत से, जैसे कि अमेरिका में या जो भी फॉरेन कंट्रीज हैं, ब्रिटेन वगैरह में मशीन्स आई है कि अगर एयरपोर्ट पे बंदा जा रहा है और अगर उसकी मैलिशियस एक्टिविटी है, मैलिशियस थॉट है उसके माइंड में कि मुझे कोई आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देना है, तो वो मशीन उसकी उस थॉट को भी पकड़ती है। जो हमारे क्राइम्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, आपकी जो उनको पकड़ने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है। तो टेक्नोलॉजी मैडम सभी सही है, टेक्नोलॉजी में कहीं कोई कमी नहीं हो, तो उसका उपयोग गलत हो सकता है, यूज। हाँ जी। लेकिन सर जैसे आजकल ChatGPT आपने सुना हो, तो जी इस पर आपके क्या विचार हैं? नहीं, ठीक है, एक अच्छा इन्वेंशन है, और ChatGPT के थ्रू कहीं ना कहीं हम लोगों को, जो लोग उसका उपयोग करके जिन क्षेत्र में हम काम नहीं कर सकते थे, सपोज आज मुझे एक एप्लीकेशन लिखनी है, एक अपने बॉस के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, एक मुझे हो सकता है कोई प्रोग्रामिंग कोड लिखना है, तो ChatGPT मेरी हेल्प तो करेगा ही करेगा, इसमें तो कहीं कोई गलत है ही नहीं। और
अगर आप इन जनरल वे में देखें तो चैट जीपीटी ने क्या किया है, जो चीज गूगल पे अवेलेबल थी वही उसने एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दिया आपको। जो आपके एलेक्सा के साथ अवेलेबल थी वही आपने उसको एक प्लेटफॉर्म पे दे दिया। इन अ मोर रिफाइंड वे, मतलब। हाँ, ऑब्वियसली तो ये तो टेक्नोलॉजी है, तो रिफाइंड होती जाएगी मैडम। इसमें तो कहीं कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है, कोई इस तरह का नहीं है कि कुछ हमारी जॉब चली जाएंगी या पता नहीं क्या होगा, ये लोगों के माइंड में कुछ एक मिसकन्फ्यूजन चल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि क्या इससे मतलब ह्यूमन की क्रिएटिविटी कम हो रही है कहीं ना कहीं? नहीं, क्रिएटिविटी कम क्या है, इसको बनाने में ही क्रिएटिविटी है। आप इसको दूसरी तरह से देखें, इसको जो बनाया है तो ये बनाना भी तो क्रिएटिविटी है। मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर कि मतलब जो भी हम सर्च कर रहे हैं पूरा हमें एज इट इज पूरा लिखा हुआ मिल रहा है, तो इसमें हम ह्यूमन ब्रेन का फिर कहाँ नहीं, लेकिन आप इसको आप आज से ही बात ना करें। आपकी बात काफी हद तक ठीक भी है। जब कैलकुलेटर का आविष्कार हुआ था तब भी हम कह सकते थे ऐसे तो मैथ खत्म हो जाएगा, कंप्यूटर का हुआ तो हम कह सकते हैं कि मैथ खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो खत्म तो कुछ नहीं होता, सभी तरह के यूजेज आते रहते हैं, उनके यूजेज बढ़ेंगे आने वाले समय में, इससे भी आगे नई चीजें निकल के आएंगी। तो यही एक इनोवेशन है, ये तो रुकने नहीं चाहिए, चलनी चाहिए। जी। तो सर आप जानना चाहेंगे कि टेक्निकल उद्यम क्या होता है? टेक्निकल उद्यम और इसकी चुनौतियां क्या क्या है? बेसिकली जो चुनौतियां हैं, चुनौतियां कई तरह की हैं। अगर मैं इंडियन एनवायरनमेंट में बात करूं, भारतीय पश्चिम में अगर मैं बात करना चाहूं, तो बेसिकली एक तो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा इशू है। आप जान के आपको आश्चर्य होगा कि जो हमारा 2022 का जो बजट आया था, उस बजट में सिर्फ 0.6% GDP का हमारा टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज मतलब अलॉट हुआ, जो हम लोगों को अलॉट हुआ, जबकि विदेशों में ये 3 से 5% तक होता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है देश में। दूसरा अगर मैं बात करूं तो ब्रेन ड्रेन एक ऐसी चीज है कि जो बच्चे आजकल पढ़ने में तेज हैं या जो टैलेंटेड बच्चे हैं, वो विदेशों में कहीं ना कहीं सुविधाएं देख के हमारे देश को छोड़ के चले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसको हमें रोकना पड़ेगा। पता लगा बच्चा IIT से इंजीनियरिंग करने के बाद और अमेरिका या इंग्लैंड या वहाँ शिफ्ट हो गया, क्योंकि वहाँ उसे ज़्यादा सैलरी, ज़्यादा अच्छे पैकेज और ज़्यादा अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। ये एक ब्रेन ड्रेन एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको हमें कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर मैं रिसर्चर्स की बात करूं कि R&D टेक्नोलॉजी पे जो रिसर्च होती हैं वो हमारे यहाँ बहुत कम है। उस तरह की हमारे यहाँ ना तो स्टडी है, ना उस तरह के कंसेप्ट हैं। आज अगर मैं बात करूं तो 1 मिलियन पीपल पर 10 लाख लोगों में सिर्फ 216 लोग ऐसे होते हैं जो कि रिसर्च डेवलपमेंट पे काम करते हैं, R&D पे काम करते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं दूसरे देशों की, अगर मैं चाइना की बात करूं तो वहाँ 1200 लोग 1 मिलियन पर, और अगर मैं बात करूं USA की तो वहाँ कम से कम 4000 पर्सन ऐसे हैं जो R&D में जाते हैं 10 लाख लोगों पर। तो ये कहीं ना कहीं हमें R&D के क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र में हमें थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। जी। तो सर ये हमारी इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे हेल्प करेगा? अगर इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ की मैं बात करूं तो ऑब्वियसली मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज तरह तरह के ड्राइव्स चल रही हैं। हम बात करें तो क्या नाम है आपका, स्टार्टअप मेड इन इंडिया, और जो मेड इन इंडिया के तहत कई अपना, जैसे कि आज भारत वंदे ट्रेन आप देखें कि हर 2 दिन में 3 दिन के बाद एक भारत वंदे ट्रेन आज आ रही है। और वो उसकी स्पीड और उसमें जो कोजी मैनर की जो फैसिलिटी है, आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ आप एरोप्लेन में सफर कर रहे हैं, उस तरह का एक एनवायरनमेंट दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली जैसे अब आपका बांग्लादेश है, आपका मलेशिया है, आपके जो आसपास के जो कंट्रीज हैं, श्रीलंका है, इन सब की डिमांड है कि कैसे भी ये ट्रेन हम लोग इससे परचेज करें। तो आज भारत कई क्षेत्रों में, मतलब ये तो एक एरिया है, आपका डिफेंस के एरिया में भी और भी कई एरिया में आज क्या अपनी टेक्नोलॉजी को सेल कर रहा है। और आप देखें कि इसरो जो कि बहुत पहले से एक अच्छा काम कर रहा है, आज कई कंट्री, इवन जो विकसित देश हैं, वो भी पैसे के लिए, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी काफ़ी सस्ती है। आपने मंगलयान पिक्चर देखी होगी तो उसमें भी आपको पता लगा होगा कि हम लोगों की टेक्नोलॉजी, और इसके थ्रू वो अपने सैटेलाइट भारत के थ्रू लॉन्च करवा रहे हैं। तो ऑब्वियसली, और जब मैं कोई टेक्नोलॉजी यूज करता हूँ तो वो कहीं ना कहीं, अगर सपोज मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ और पिक्चर में मुझे अमेरिका का या कहीं पहाड़ों का सीन डालना है, तो आज हमारे पास
इतने अच्छे VFX हैं, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि हमें वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। तो सभी जगह कहीं ना कहीं हमारे एक्सपेंडिचर्स को कम कर रहा है, हमारी जो इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है उसमें बढ़ावा मिल रहा है और बहुत बड़ा योगदान है मैडम जी। तो मतलब कुल मिला के कहा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी के बगैर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है जी। और जैसे जैसे मतलब टाइम बीतता जाता है तो इसका जो यूज़ है वो भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और रेलेवेंट भी होता जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज हमारे बीच में आ रही है। तो सर एक एंड में मतलब एक प्यारा सा मैसेज आपकी ओर से हमारे व्यूअर्स। जी जी जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि तकनीक ऑब्वियसली डे टू डे राइज कर रही है और इसके बिना रहना संभव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपने मन को शांत रखें, मोबाइल से थोड़ी देर दूर रहें। ये इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है हम सभी के ऊपर, और अपने आप को जानें क्योंकि ये भी एक विज्ञान है, अध्यात्म भी एक तरह का विज्ञान है और प्रकृति भी एक तरह का विज्ञान है। तो उसमें बैठ के आप जाने कि और जब आप वहाँ बैठेंगे प्रकृति की गोद में जाके बैठेंगे तो आपको एक इनोवेटिव आइडियाज भी आएंगे कि आप क्या कर रहे हैं आज और क्या आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो वो वही बड़ा जरूरी है, आप अपनी ऊर्जा को सही क्षेत्र में लगाएं और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करें। ठीक है, मतलब वही कि एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, मतलब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम पॉजिटिव यूज करते हैं कि जी 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 जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार जी।